साथियों नमस्कार। साथियों, वैसे तो हमारे देश के संविधान ने अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक, चाहे पुरुष हो या नारी या बच्चा हो या बुढ़ा हो, सबको एक मानव की परिभाषा में रखा है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंदर हर मानव के लिए भोजन का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार एवं आश्रय का अधिकार दिया गया है। हालांकि में जो जीविकोपार्जन का अधिकार मौलिक अधिकार के अंदर नहीं रखा है, लेकिन फिर भी राज्य की सरकारें और हमारे देश की संघीय सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक नागरिक के लिए, जिसको जीवन जीने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है, वह रोजगार राज्य की सरकारें एवं केंद्र की सरकार को। दूसरा, मानव अधिकार अधिनियम 1948 के अंतर्गत धारा 3 में स्पष्ट साफ शुद्ध शब्दों में लिखा हुआ है कि जीवन की स्वतंत्रता एवं शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है या कानून है, उसके अंदर वर्ल्ड के प्रत्येक नागरिक को पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, आवास मिलना चाहिए, आश्रय मिलना चाहिए, शुद्ध जल मिलना चाहिए, जो उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो सभी आवश्यकता उनको मिलनी चाहिए। जब ये सभी आवश्यकताएं उस बच्चे को या किसी व्यक्ति को मिल रही हैं, तो वह एक सर्व संपन्न परिवार की श्रेणी में आता है। लेकिन इन सुविधाओं से जो वंचित है, वह गरीबी की श्रेणी में आता है। और हमारे भारत के अंदर 37% गरीबी आज भी मौजूद है। ये तो भारतीय आंकड़े हैं सरकार के। बाकी अगर आप ज़मीनी स्तर पर अगर किसी चीज़ को देखोगे तो आंकड़े कुछ अलग ही शो करते हैं। तो हम आज बुजुर्ग, बड़े नागरिक, महिलाओं की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन वह बच्चे को तो आप जानते ही हो कि 14 वर्ष से 18 वर्ष से जो कम छोटा होता है बच्चे की श्रेणी में आता है। हम उन्हीं बच्चों की बात करेंगे आज। और बच्चों की बात के थ्रू ही जो वैश्विक खाद्य कार्यक्रम जो चल रहा है या भारत की सरकार का राष्ट्रीय पोषण मिशन जो चल रहा है, उसके भी हम कुछ तथ्यों के बारे में बात रखेंगे। तीसरा, हम जो अंतर्राष्ट्रीय जो बच्चों के अंतर्गत जो काम करती है संस्था, वो यूनिसेफ की जो कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा फोरे, उनके जो स्टेटमेंट हैं, उनके जो बयान हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और लॉकडाउन के दौरान जो मिड डे मील बंद हुआ था, उस मिड डे मील की क्या अहमियत है और मिड डे मील नहीं मिलने के कारण बच्चों की स्थिति क्या हो गई, इन सभी का हम आज आकलन करेंगे और इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यूनिसेफ की जो कार्यकारी निदेशक है हेनरिटा फोरे, उसके अनुसार विश्व के अंदर 15 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो वो बच्चे उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और जो बच्चे मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते हैं, वह बच्चे बिल्कुल गरीबी की श्रेणी में आते हैं। मूलभूत सुविधाओं में जैसे आप ये ले लीजिए आपने कि शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, आवास, पोषण, स्वच्छता और जल आदि की उपयोग की कमी के आंकड़े जहाँ हैं, वहाँ ये सारे गरीबी के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो स्कूली बच्चे हैं
यानी जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका आंकड़ा 15 करोड़ है। और अगर ऑल वर्ल्ड देखें तो 1.2 बिलियन बच्चे इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि 1.2 अरब, सॉरी बिलियन नहीं, अरब, 1.2 अरब बच्चे इस कुपोषण, जिनको भरपूर पोषण नहीं मिल पा रहा है या वे उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उनका आंकड़ा रिकॉर्ड के अनुसार यूनिसेफ के वो 1.2 अरब है। आज वैश्विक खाद्य कार्यक्रम भी चल रहा है और भारत की सरकार राष्ट्रीय पोषण मिशन भी चला रही है, लेकिन मुख्य चीज़ जो है कि ये जो हम चला रहे हैं विश्व और राष्ट्र, क्या ये योजनाएं पर्याप्त हैं? क्या ये योजना जमीनी स्तर तक पहुंच जाती हैं? क्या योजना जो वंचित तबका है उसको मिल पाती हैं? क्या इनमें भी जो सरकार हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो देश आते हैं उनकी सरकारें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं का पूर्ण रूप में लागू कर पाते हैं? सोचिए जरा आप इस बात। हम भारत के देश के नागरिक हैं, तो हम भारत देश की बात करेंगे, अन्य देशों की तो हम बात क्या करेंगे। हमारे देश के अंदर लॉकडाउन की अवधि में जो बच्चे, स्कूली बच्चे हैं जिनको मिड डे मील नहीं मिला और जो मिड डे मील पर ही आश्रित है, उनकी स्थिति क्या थी। लेकिन उसके बीच एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या जो वंचित तबका है, जो बच्चे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, वो क्या सिर्फ भोजन के लिए ही स्कूल आते हैं? शिक्षा का कोई महत्व नहीं है उनका? एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे ऊपर। यानी कि वो बच्चे सिर्फ भोजन के लिए ही आते हैं, बाकी शिक्षा का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। और भारत की सरकार इन आंकड़ों को बहुत कम स्वीकार करती है। जो भारत की सरकार राष्ट्रीय पोषण मिशन जो चला रही है, राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है, मैं एक मिनट, दूसरा, हाँ, हेनरिटा फोरे ने जो एक स्टेटमेंट और दिया था, वो स्टेटमेंट ये था कि हम जो 15 करोड़ स्कूले बच्चे हैं या फिर 1.2 अरब जो बच्चे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, यानी कि वो गरीबी की श्रेणी में है, और इस महामारी के बाद में हम और गरीब होते चले गए। यानी गरीब तो हैं ही, लेकिन उसके बाद और गरीब होते चले गए। यह स्थिति अंतिम नहीं है, यहाँ स्थिति अभी आरंभ हुई है। समझ रहे हैं आप उनका स्टेटमेंट कि स्थिति अंतिम नहीं है, स्थिति अभी आरंभ हुई है। यानी कि अभी तो आंकड़ा स्कूली बच्चों का 15 करोड़ है और बाकी का 1.2 अरब है। ये आंकड़ा अधिक बढ़ सकता है, आरंभ है, अंतिम नहीं है कि आंकड़े अंतिम हुए। और अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व बैंक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी जो योजनाएं, जो वैश्विक खाद्य कार्यक्रम है उसके तहत, यानी कि उसके तहत विश्व बैंक वो है तुम्हारे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, इसका आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन ही मुख्य ध्येय है इस बैंक का। और इसी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के थ्रू ही भारत की सरकार राष्ट्रीय पोषण मिशन को चला रही है। यानी कि
50% पैसा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक से ही आता है। लेकिन इसमें भी जो पैसा आता है पोषण के लिए, खाद्य के लिए, उसमें भी भ्रष्टाचार रहता है। यानी कि भ्रष्टाचार वो क्या है? केन्याई अर्थशास्त्री जेम्स शिकवती, उन्होंने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देशों के लिए पैसा आता है पोषण के लिए वैश्विक खाद्य कार्यक्रम के तहत, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला ये होता है कि देश की जो सत्ता होती है, चाहे किसी भी देश की हो, चाहे भारत की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे अफ्रीकी कंट्रीज की हो, कहीं की भी हो, वो देश की सत्ता इस जो खाद्य कार्यक्रम है इसके थ्रू जो पैसा मिलता है इसका लाभ वह चुनाव के रूप में लेना चाहती है। यानी कि जिसको भूखा मरना है मरिए, जिसको शिक्षा नहीं मिलती है मत मिलिए, आवास मिलता है नहीं मिलता है मत मिलिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह उस पैसे का वह चुनाव के रूप में इस्तेमाल करती है। यानी कि वह मतदाताओं को रिश्वत के तौर पर उस पैसे का, उस योजना का इस्तेमाल करती है। जैसे कि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम की जो पैसा आता है भारत सरकार के अंदर, उसका हमारे देश की संघीय सरकार जो इस समय बीजेपी की सरकार है, उसने सन 2018 में राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत के तौर पर इस योजना को शामिल कर इसका लाभ लिया। यानी कि यही नहीं है, भारत को छोड़िए आप, 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था, ये पैसा वैश्विक खाद्य कार्यक्रम का था। ये भारत ही नहीं, स्थिति अन्य देशों में भी है कि विश्व से मिलने वाले पैसे को देश की सरकारें मतदाताओं को रिझाने के लिए रिश्वत के तौर पर काम करती है। यह मुख्य आरोप केन्या के अर्थशास्त्री जेम्स शिकवती ने लगाया था। और यही नहीं, आप इस चीज़ को भी छोड़िए, वैश्विक खाद्य कार्यक्रम के तहत जो पैसा मिलता है वह पैसा भोजन के लिए नहीं मिलता, वह अन्य चीज़ों को भी नहीं मिलता है। जैसे कि एशियन डेवलप बैंक फॉर एग्रीकल्चर का जो 1 लाख करोड़, यानी पैसा तो ज़्यादा मिला था, ये आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन भारत की सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो 1 लाख करोड़ किसानों को देने का जो वादा किया था, हालांकि मैं ऊँट के मुँह में जी रहा है, वो 10.5 करोड़ इंसान है, 1 लाख करोड़ पैसा है, लेकिन प्रति 3 वर्ष 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो ऊँट के मुँह में जीरा के हिसाब से। लेकिन वो पैसा वैश्विक खाद्य कार्यक्रम के तहत था। उसमें मुख्य चीज़ ये थी कि आर्थिक विकास, उसमें जो एग्रीकल्चर का पैसा, उसमें एक चीज़ थी कि भोजन आधारित सुरक्षा कवचों को सशक्त बनाने एवं खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा के बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार करना, इसी के लिए पैसा एडीबी ने दिया, एशियन डेवलप बैंक फॉर एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसमें यानी कि कोल्ड स्टोरेज हैं या बीज निर्माण है या फिर वो बड़े बड़े गोदाम हैं जहां अनाज का भंडारण किया जा सके, वो भी एक खाद्य कार्यक्रम के तहत ही आता है। अगर भंडारण नहीं होगा तो हमारे पास अन्न कहाँ से आएगा? भंडारण होगा, इकट्ठा होगा, अगर किसी स्थिति के समय वो हमारे ही तो काम आएगा, तो वो भी वैश्विक खाद्य कार्यक्रम के तहत ही पैसा आता है। लेकिन इसका श्रेय देश की सरकारें लेती है, हम भारत सरकार को नहीं पूछते। लेकिन राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है ये 2018 में शुरुआत की थी। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बताते हैं इससे पहले ही कि हमारे भारत के अंदर जो गरीबी के अंदर रखा था,
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रखा था वो रखा था 100वें नंबर पर, यानी 101 कंट्रीज के अंदर 100वें नंबर पर गरीबी और भुखमरी में हमारा नंबर था 100वां। ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का आंकड़ा है, यानी कि उसके अंदर जो इंडेक्स करते हैं उनका रिकॉर्ड है। दूसरा, जो हमारी देश की सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन जो लागू किया है, हमारे भारत के अंदर 2016 से पहले एक आयोग हुआ करता था, राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो, यानी कि वह आंकड़ा कितने तो कुपोषित बच्चे हैं, इनको कितना भोजन चाहिए, कितने किस स्टेट में, ये सारा आंकड़ा उन्हीं के पास रहता था। लेकिन हमारी देश की संघीय सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद में राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो को ही खत्म कर दिया, ताकि आंकड़े ना तो देश के सामने आ सके ना ही विश्व के सामने आ सके, यानी आंकड़ा आएगा ही नहीं, जिसको मरना है वो मरिए। अंतिम और आखिरी जो हमारी बात है वो हमारी बात ये है कि मिड डे मील जब कोरोना महामारी के दौरान बंद हो गया, उसमें एक केस बिहार के अंदर बहुत ही सोचनीय प्रश्न खड़ा करने वाला आया था। वो ये था, मिड डे मील बंद होने के कारण गरीब परिवारों के आने वाले स्कूले बच्चे कूड़ा बीनने, भीख मांगने, ठेकेदार के पास काम मांगने का मामला सामने आया था। यानी कि बिहार के भागलपुर ज़िले के बड़बिला गांव, मुसहरी टोला, वहाँ के स्कूली जो बच्चे हैं कचड़ा बीनने का, यानी और ठेकेदार के पास काम मांगने, भीख मांगने जैसा मामला जब भारत की सरकार के सामने आया, यानी कि भारत की सरकार जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो मानव का विकास का ध्यान रखती है पूरी तरीके से, हमारे देश के मानव अधिकार आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी और साथ ही बिहार सरकार से भी रिपोर्ट मांगी कि भाई लॉकडाउन की अवधि के दौरान मिड डे मील जब बंद हो गया तो बिहार की सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का क्या दायित्व रहा। जो बच्चे एक भोजन के लिए स्कूल आते थे उनकी भोजन की क्या व्यवस्था रही। जो बच्चे आज भीख मांग कर खा रहे हैं, कूड़ा बीन कर अपना पेट पालन कर रहे हैं, किसी ठेकेदार के यहाँ मजदूरी मांगने जा रहे हैं, कैसा हमारा देश है। हम एक तरफ विश्व गुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं, दूसरा हमारे देश के अंदर स्कूली बच्चे जिनको शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो आज भीख मांगकर कूड़ा बीन कर अपना पेट का पालन कर रहे हैं। ये हमारे देश के सामने प्रश्न चिन्ह लगता है, सरकार के सामने नहीं, देश के सामने लगता है। क्यों हमारे देश के राजनेता, ब्यूरोक्रेसी तो अपने आप में विश्व के अंदर मानी हुई पार्टियाँ हैं, इनके पास किसी भी संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन हमारे देश का छात्र कूड़ा बीन कर भीख मांग कर खाए, ये हमारे अपने आप पर कलंक है, अपने आप पर ही। और ऐसे कलंक को मिटाना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं ये नहीं कहता। लेकिन दूसरा मुख्य चीज़ जो आती है इसमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तराखंड और त्रिपुरा, इन स्टेटों में लॉकडाउन के दौरान मिड डे मील बिल्कुल बंद रहा और मिला। अब एक बात आप सोचिए, क्या सूखा अनाज देने पर लॉकडाउन की अवधि के दौरान अन्य जो स्टेट हैं इनके अलावा उन्होंने छात्रों के लिए सूखा अनाज दे दिया,
उसके लिए नमक की भी आवश्यकता है, उसके लिए सब्जी की भी आवश्यकता है, उसके लिए मिर्ची की भी आवश्यकता है। यानी कि जो डलने वाले मुख्य मसाले न होकर के जो आवश्यक मसाले वो तो डलेंगे। भजाने उसको पकाने के लिए ईंधन की भी आवश्यकता है, वो कहाँ से आएगा? क्या सूखा अनाज दे करके भारत की सरकार या राज्य की सरकार ने तस्वीर कर ली? इतने मात्र से काम हो गया? नहीं। हम मानते हैं लॉकडाउन की अवधि के दौरान बहुत कुछ हमने सहा है और कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमारे भी हाथ में नहीं है और सरकार के भी हाथ में नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि राम जब रूठ जाए तो राज नहीं रूठता है, और राज की वह हर जिम्मेदारी होती है जिसकी गारंटी उसने ली, और जो अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। अनुच्छेद 21 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें भोजन का, जीविकापार्जन का, आश्रय का अधिकार है, और वह राज्य की सरकार एवं देश की संघीय सरकार हमें उपलब्ध कराए। अब एक छोटी सी चीज और अंत में, ये तो एक बहुत बड़ा लेवल हो गया, वैश्विक खाद्य कार्यक्रम की बात भी हमने कर ली, राष्ट्रीय पोषण मिशन की भी बात करने कर ली कि कहाँ से इसको पैसा आता है, और वैश्विक खाद्य कार्यक्रम के अंदर क्या मुख्य जो चीज़ है, और यूनिसेफ की रिपोर्ट भी बात कर ली हमने हेनपिटा खोरी की। लेकिन हम बिल्कुल एक धरातल पे आते हैं। मैं राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन तहसील में रहता हूँ, तो मैं यहीं की एक स्थिति बताता हूँ थोड़ी आसपास की। आप बंजारा, नट समुदाय, लोपीटा समुदाय, या फिर वह जो रोड पर बैठे हुए हैं, आप उनकी स्थिति देखिए। आंकड़े तो उन चीज़ों के जो उनके पास हैं, लेकिन ऐसे आंकड़े आपको पता है कि भारत देश के अंदर 56% आबादी के बाद में 56% आबादी के पास में स्वयं की स्वामित्व की भूमि नहीं है। उनका आंकड़ा कहाँ से आएगा? तो उनकी स्थिति ऐसी है कि हमारे देश में शनिवार के अंदर तेल मांगने का काम एक जाति विशेष के द्वारा किया जाता है, लेकिन आज वो छोटे छोटे बच्चे, आप जाकर के देखिए, जहाँ उनको शिक्षा बुलाती है, स्कूल बुला रहा होता है, जिनका बचपन आज भीख मांगते हुए निकल रहा है। ये हमारे भारत देश का सपना है, ये हमारे भारत देश का युवा है, ये हमारे भारत देश का भविष्य है। यानी कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो इंडिया आते हैं गुजरात, जो गरीब लोग हैं उनको दीवार करके ढक दिया जाता है। ये हमारे देश की सत्ता की करतूत है। और जो पैसा हमारे देश के अंदर आता है योजनाओं के लिए, उनको चुनाव में मतदाता को रिझाने के लिए रिश्वत के तौर पर काम में लिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय पोषण मिशन। आप खड़े होइए, आपका अधिकार है। मानव अधिकार के अंदर भी 1948 मानव अधिकार के अंदर भी आपको धारा 3 में, अनुच्छेद 3 में आपको भोजन का और स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, और साथ ही भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के अंदर जीविकोपार्जन, आश्रय और भोजन का भी पूरा अधिकार है। चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की संघीय सरकार हो, आपको वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देनी होंगी उन्हें, और आप उसके अधिकारी हो। आप मांगिए, मुखर आवाज़ करके मांगिए, और हम जैसे लोग भी आपके साथ हैं।